हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं मुकेश आज आपको कुछ चीज़ों से रूबरू कराने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों 28 दिसंबर आपकी डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपकी मैथ की सीरीज लगातार चल रही थी, मैथ लगातार कंटिन्यू आ रहा है, वो कंटिन्यू आता रहेगा टिल एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है। रीजनिंग की भी क्लासेस आपको मिल रही थी। एक और नई क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के। उसी को टारगेट करते हुए आज हम साइंस के पोर्शन का आगाज करने वाले हैं इस चैनल पर, और वह आगाज आपका केमिस्ट्री से होगा, जो कि सबसे बमुश्किल चैप्टर माना जाता है। एक अगर मैं अपनी पर्सनल व्यू दूं तो मुझे बहुत डर लगता है केमिस्ट्री से, लेकिन मेरा डर एक ऐसे बंदे ने खत्म किया, और उसी बंदे को आज इस चैनल पे मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। और उस बंदे से मैं बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था, तब कहीं जाकर के उन सर ने मेरी बातों का मान रखा और इस चैनल पर आने के लिए राजी हुआ। फाइनली मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये वीडियो साइंस की, आपकी केमिस्ट्री की, जितने भी एग्जाम में आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है, जो भी पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, दोस्तों याद रखना यही 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, जिसकी अगर मैं तारीफ करूं, उसका एकेडमिक अचीवमेंट की अगर बात करूं ना, तो जो अपने आप में बहुत काफ़ी है। लेकिन दोस्तों मैं इन चीज़ों पर बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप उनके टैलेंट से उनकी योग्यता का जांच करेंगे, उनकी योग्यता को पहचानेंगे कि क्या सच में बंदा टैलेंटेड है। लेकिन दोस्तों सर अपने आप में खुद 3 बार नेट क्वालिफाई हैं, उसके बाद और उनका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है सच में दोस्तों लाजवाब रहने वाला है। आपको एक एक चीज़ बहुत क्लियर समझ में आने वाली है। अब ज़्यादा समय आपका ख़राब ना करते हुए सर को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ। संजीव सर मेरे सबसे अच्छे सर, जिनको मैं मानता हूँ, डियरेस्ट सर इसको मानता हूँ, और वो फाइनली आने के लिए राजी हो गए। मैं इनवाइट करना चाहूँगा सर, प्लीज़ वेलकम। दोस्तों आपको सर विजुअल हो पा रहे होंगे, दिख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपका समय ज़्यादा नष्ट ना करते हुए मैं सर को माइक दे रहा हूँ। सर आपसे रूबरू होने वाले हैं, तो सर लीजिए प्लीज़। थैंक यू मुकेश सर, मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने यहाँ इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पे प्लेटफॉर्म मेरे को दिया है पढ़ाने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे इसको एक्सप्लेन करूँ अपने सब्जेक्ट को, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, इसके लिए बच्चों को जो चैनल्स को देख रहे हैं उनको तैयार कर सकूँ कि आने वाले एग्ज़ाम्स में केमिस्ट्री को प्रॉपरली हैंडल कर सकें। थैंक यू मुकेश सर। ओके, थैंक यू सर। मुकेश सर ने ऐसे इंट्रो कराया मेरा कि, तो मैं अपना इंट्रो क्या है कि बता ही दिया है मुकेश सर ने, तो मैं नाम भी बता दिया होगा, संजीव कुमार। तो बस इंट्रो के लिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको जो स्टडी है, मैं आपको जो स्टडी कराऊंगा केमिस्ट्री में, साइंस की, उसमें मैं आपको पहले चैप्टर्स लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसी के साथ उसके जो एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को किस बेस पे, किस कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा। फर्स्टली मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और जो एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर ये कराऊंगा, कंसीडर कराऊंगा, या जो भी एग्जाम्पल्स दूंगा उनको आपको प्रॉपरली राइट डाउन करना है। वही एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर दूंगा जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इसी क्रम में मैं जैसे केमिस्ट्री का आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करता हूं। आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं मैं, एसिड एंड बेस। तो मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, नया नहीं है वैसे, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे क्या है कि एसिड और बेस, इसको हम हिंदी में अम्ल तथा क्षार कहते हैं। इसका मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किस फ्रूट्स में, किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं आपको एसिड बेस कराऊंगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एसिड बेस होता क्या है, ठीक है। उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। अम्ल तथा क्षार, इस अम्ल को हम परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे, तथा क्षार को, तो उसमें क्या है, बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं केमिस्ट्री द्वारा। लेकिन हम एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो अम्ल, और उसी के बेस पे हम अम्ल और क्षार को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अम्ल, बेसिकली अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं, और क्षार को हम बेस कहते हैं। तो बेसिकली हम जब अम्ल के बारे में स्टडी करते हैं तो आपने स्टडी किया होगा कि अम्ल ऐसे
पदार्थ या ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इनका हम जलीय सॉल्यूशंस बनाएं तो वो H+ आयन देते हैं, जैसे HCl में कुछ हम एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशंस लेते हैं HCl का, तो ये H+ देता है, Cl-। तो ये जो H+ किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कंपाउंड या किसी भी यौगिक के द्वारा दिया जाता है, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं या अम्ल कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उसको हम कहते हैं अम्ल। ये जो डेफिनेशन दी गई थी अम्ल की, ये डेफिनेशन आर्हेनियस के द्वारा दी गई थी। आर्हेनियस, इसको हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड भी कहा जाता है, या आर्हेनियस डेफिनेशंस ऑफ एसिड। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, उनके अनुसार जो कंपाउंड्स या यौगिक जलीय विलयन में H+ आयंस देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्षार, नेक्स्ट क्या था, क्षार। इसमें आर्हेनियस ने बताया कि ऐसे कंपाउंड्स जो जलीय विलयन में OH- आयंस देते हैं, जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। जनरली ये एक्वस लिखा है कि सॉल्यूशंस बनाते हैं, कि HCl आप एक प्योर फॉर्म में लेते हैं तो वो डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसलिए हम एक्वस यहाँ पर जो ऐड किया है, एक्वस का मतलब कुछ नहीं होता है कि जलीय विलयन होता है। ये जलीय विलयन में ही अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब टूटना, अपने आयंस में टूटते हैं, तो ये H+ देता है। और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स, जैसे क्षार की बात करते हैं हम, KOH, इसका जब हम एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं तो ये क्या बनाता है, K+ + OH-। तो ये जो OH- जो आयंस जो देते हैं, इसको हम क्षार कहते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन थी कि H+ एसिड देता है जलीय विलयन में और OH- बेस देता है जलीय विलयन में। इनको आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया था, तो इनको हम आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस भी कहते हैं। तो जो अम्ल तथा क्षार की जो डेफिनेशंस आर्हेनियस ने दी थी, इसी बेस पे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कॉम्पिटेटिव में, कि जो H+ देंगे वो अम्ल कहलाएंगे, जो OH- देंगे वो क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल्स में हम लेते हैं जैसे HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3, ये कहलाता है आपका नाइट्रिक अम्ल। यहाँ जो मैंने ये लिखे हैं HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे एसिड्स कहलाते हैं, और ये एक्वस सॉल्यूशंस हम इनका बनाते हैं। तो ये HCl भी H+ आयन देता है, ये H2SO4 भी H+ देता है, और ये HNO3 भी H। तो ये एसिड्स मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। क्या कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल। क्योंकि अम्ल केमिस्ट्री में हम दो पार्ट पढ़ते हैं, कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, इन अम्लों को हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। कुछ कार्बनिक अम्ल भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल भी पाए जाते हैं। तो जो हमने अभी एसिड्स लिखे थे, जो मैंने बताया था कि ये इनऑर्गेनिक अम्ल या इनऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, तो उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है अम्लराज का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लराज क्या होता है, तो वो लिखा आता है कि मिक्सचर, कि अम्लराज किस किस एसिड्स का, किस इनऑर्गेनिक एसिड को मिला के अम्लराज बनाया जाता है। तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, अम्लराज कहते हैं। तो उसमें जो एसिड्स यूज किए जाते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। उसमें हम दो इनऑर्गेनिक एसिड्स यूज करते हैं, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl + HNO3। इन दो एसिडों को यूज करके क्या बनाता है, एक्वा रेजिया, जिसे हम अम्लराज कहते हैं, ये बनाया। ये क्या करता है, अम्लराज का फंक्शंस क्या होता है, ये इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। जो अम्ल्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम एक्वा रेजिया का यूज किया जाता है। तो इसमें जो आपको ये भी याद रहेगा कि ये HCl यूज किया जाता है और ये HNO3 यूज किया जाता है।
बट होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन स्टेप से पूछा जाता है कि अम्ल राज्य में HCl तथा नाइट्रिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, तो इनका रेशियो क्या होता है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस रेशियो में पाया जाता है और नाइट्रिक एसिड किस रेशियो में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आ भी रखा है आपके कॉम्पिटेंट एग्जाम में कि HCl HNO3 का एक्वा रेजिया में रेशियो क्या होता है। तो ये जो रेशियो आपका होता है ये 3:1 होता है, यानी कि 3 पार्ट ऑफ HCl लेते हैं और 1 पार्ट हम HNO3 लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एक्वा रेजिया। अब इसको लर्न करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम कैसे लर्न कर रहे हैं कि इसका रेशियो हम ना भूलें। तो ये हमेशा याद रखना है, जैसे कभी भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम, जैसे हमने बनाया Ca2 कॉम्प्लेक्स बनाया हमने Na2SO4, ये कॉम्प्लेक्स बनाया। तो जो बेसिक जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसे बना है। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हमने यूज किया था कि इस पे सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आयंस को जोड़ के, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जब ये क्रॉस में तो जो कोफिशिएंट होते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो ऊपर लिखा होता है प्लस माइनस, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट का कोफिशिएंट्स हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किसे 2 से करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई हम SO4 से करेंगे, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाया था। सिमिलर इसमें इसको लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ कि इसमें HNO3 होता है तो आप यहाँ पर 3 रख दीजिए, और यहाँ पर HCl 1 होता है तो 1 रख दीजिए, यहाँ पर 1 और ये 3। तो जो रेशियो हम जो कभी कभी भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन रहता है कि HCl 3 रेशियो में है या HNO3 3 रेशियो में है, तो यहाँ से कन्फर्म HNO3 में 3 आ रहा है, तो आप 3 का यहाँ समझिए कि यहाँ 3 नहीं आना है, क्योंकि ऑलरेडी 3 आ रखा है, तो HNO3 में 3 नहीं आना है। तो उस बेस पे यहाँ पर 1 आता है और इस बेस पे यहाँ पर 3 आता है। तो ये जो मिक्सचर्स होता है HCl HNO3 का, ये कहलाता है एक्वा रेजिया। अभी हमने इंट्रोड्यूस कराया आपको इनऑर्गेनिक जो अकार्बनिक अम्ल थे उनका इंट्रोडक्शन कराया। इसमें HCl लिया हमने, H2SO4 लिया, HNO3 लिया, ये सबका हम जो रेशियोज होते हैं वो हमने देख लिया। एक आता है इसमें कार्बनिक अम्ल, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहते हैं। कार्बनिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये जैसे वहां पर हमने H पॉजिटिव, तो डेफिनेशन तो सेम ही रहती है कि ये भी अपने एक्वस सॉल्यूशंस में H पॉजिटिव आयंस ही देते हैं, बट वहां पर एक चेंज हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वहां पर COH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये किसी ना किसी यूनिट्स के साथ यहाँ पर जुड़ा होता है। ये यूनिट्स क्योंकि कार्बोक्सिलिक यानी कार्बनिक कहा है मैंने, तो ये कार्बनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हें बोला जाता है। तो इसमें COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर किसी ना किसी यूनिट से ये जुड़े होते हैं। तो ऐसे अम्लों को हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। इसकी सीरीज में पहला जो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं वो आता है HCOH, इसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं, फार्मिक अम्ल। ये जो बेसिक यहाँ पर जो हम बॉन्डिंग्स देखते हैं वो ये COH ग्रुप की। आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो भी आप एसिड्स का यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स बताएंगे उसमें क्या होगा, COH ग्रुप सभी में कॉमन होगा, ये कॉमन रहता है। बस यहाँ पर जो मैंने कहा ये फंक्शनल ग्रुप जोड़ो, ये जो एल्किल ग्रुप या जो भी यहाँ पर जुड़ेगा वो चेंज होता रहता है और वहाँ पर एसिड्स का नाम यहाँ चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कहा फार्मिक अम्ल। सेकेंड हम लेते हैं CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसको कॉमनली हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं और कॉमनली इसको सिरका भी कहा जाता है। जो सिरके में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है जनरली कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो होता तो एसिटिक अम्ल है। अगर पूछ लिया कि सिरके में अकार्बनिक अम्ल पाया जाता है या कार्बनिक अम्ल, तो क्या होता है, वो कार्बनिक अम्ल होता है और उस अम्ल का नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल। ऐसे ही हम इसमें आगे फॉरवर्ड करते हैं और भी हम, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3CH2COH, ये भी एक हम क्योंकि सीरीज में बढ़ते जा रहे हैं, इसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसको प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं, यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल, क्योंकि इसकी हिंदी और इंग्लिश सेम ही रहती है। एसिड्स को हम बस चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश में एसिड बोल सकते हैं, हिंदी में अम्ल। तो ये प्रोपेनोइक अम्ल कहलाता है। जनरली इसका यूज नहीं होता है, हम जो मोस्टली पढ़ते हैं ये 2 कार्बनिक एसिड्स को हम पढ़ेंगे कि जिनका हम यूज होते हैं।
और भी कार्बनिक यौगिक हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जो एसिड्स हैं कि उनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड की अभी हम स्टडी करते हैं, इसके बाद आगे फॉरवर्ड होंगे। अभी बताया मैंने कि फॉर्मिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो इस फॉर्मिक अम्ल के बारे में हम पढ़ते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। कई बार एग्जाम में आ रखा है कि जो चींटियाँ होती हैं, चींटियों के डंक में, या जो बिच्छू होता है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो यही अम्ल होता है जो पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये तो अब बेसिकली ये क्वेश्चंस है, ये मिलता है आपको कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी जैसे अब कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाएगा कि जो चींटियों के डंक में जो अम्ल फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है वो कार्बनिक है या अकार्बनिक है, तो उसको यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कार्बनिक में। क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मिक अम्ल का जैसे फॉर्मूला, जनरली फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब जो कॉम्पिटिटिव टफ होता जा रहा है तो हो सकता है कि आने वाले एग्जामों में फॉर्मूला पूछने लगे कि फॉर्मिक एसिड्स का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है कि चींटी, बिच्छू आदि के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मिक अम्ल का HCOH होता है। ये किस में पाया जाता है, बिच्छू और चींटी के डंक में पाया जाता है। और ये इतना खतरनाक एसिड होता है कि जैसे ये हम जब बिच्छू काट लेता है या चींटी काट लेती है तो जलन सी होती है बॉडी में, तो अगर इसका बहुत कम अमाउंट में वहाँ पर चींटी और बिच्छू के द्वारा यूज किया जाता है फॉर्मिक एसिड का, वहाँ फॉर्मिक एसिड का अमाउंट बहुत कम होता है। अगर इसको जैसे हम इंजेक्शंस लेते हैं 3 ml, 5 ml या 2 ml, अगर इतना हमने इस फॉर्मिक एसिड को ले लिया तो आपको लगाते ही खत्म हो जाना है। इतना डेंजरस एसिड होता है ये फॉर्मिक एसिड कि ये यहाँ पर जनरली बिच्छू और चींटी में हमें पता भी नहीं लगता जब काटते हैं तो क्या कोई लिक्विड्स हमारे बॉडी पे रहा है या नहीं है। एक लिक्विड छोड़ते हैं वो, लेकिन वो दिखता नहीं क्योंकि उसका अमाउंट बहुत कम होता है। उस इतने कम अमाउंट की वजह से भी या इतने कम अमाउंट होने के बाद भी हम क्या करते हैं, चीखने लगते हैं। लेकिन अगर आप उसका 2 ml या 1 ml आपको दे दिया तो आपकी हालत क्या होगी? हालत कुछ नहीं होगी, बस आप जहाँ जाना है वहाँ चले जाओगे। तो ये थोड़ा ये रहता है कि फॉर्मिक एसिड का तो कॉन्सेप्ट जो बेस क्वेश्चंस है फॉर्मिक, कई बार एग्जाम में आ रखा है, आपका रेलवे में भी आ रखा है, टेट के एग्जाम में भी कई बार आ रखा है। तो ये जो होता है इसका, ये आपको पता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, लेकिन मेनली इसमें क्या है, आपको उसका फॉर्मूला भी अब लर्न करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से पता लगेगा ये कार्बोक्सिलिक है या फिर इनऑर्गेनिक है। कार्बोक्सिलिक मतलब ऑर्गेनिक, जो हम एसिड बोल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात यह है कि इसमें कार्बन पाया जाता है, इसलिए मैंने इसको कहा है ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल। इस वजह से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसिडिक अम्ल। नेक्स्ट आता है आपका एसिडिक अम्ल। नेक्स्ट सीरीज में हमने फर्स्ट पढ़ा फॉर्मिक अम्ल, अब पढ़ेंगे एसिडिक अम्ल। ये भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। यहाँ पर ये बॉन्डिंग इसलिए शो कर रहा हूँ मैं कि वहाँ हमने जो फॉर्मिक एसिड लिखा था तो उसमें एक H लिया था और ये COOH। ये तो जो उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा है वो इस चीज़ को समझते हैं। तो इसमें समझना कुछ नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बस इनको लर्न करना है और डायरेक्टली क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला आने वाले टाइम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक एसिड है या इनऑर्गेनिक। फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप नहीं बताओगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बार बार इसलिए कह रहा हूँ इस एसिड को मैं कि इसमें कार्बन है, यानी एक अकार्बनिक बताया था और ये कार्बनिक है। तो इसलिए इसका जो यूज होता है, ये एसिडिक अम्ल जो पाया जाता है आपके सिरके में पाया जाता है, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं सिरका, उसमें इसका यूज होता है एसिडिक अम्ल का। तो जनरली एसिडिक अम्ल से क्वेश्चंस मिल जाता है, एग्जाम में आ हुआ है। जो सिरका होता है, क्वेश्चन आता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहा है, अगर सिंपल एसिडिक अम्ल लिखा है तब तो आप पहचान लोगे। वहाँ उसने फॉर्मूला बेस्ड दे दिया क्वेश्चंस, ये दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है CH3COH, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है HCOH, तीसरा आपको दे रखा है HNO3
तो फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है CH3 COH। तो ये एसिड दे रखे हैं, तो सबसे पहले इसे फर्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं, सेकंड को देखते हैं, थर्ड फोर्थ को देखते हैं। इसमें सब कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा एक इनऑर्गेनिक एसिड है, तो इनऑर्गेनिक एसिड तो नहीं होता है इसमें, तो इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से, या हटा देते हैं ऑप्शंस को। तो सिंपली आपने एग्जाम पढ़ा है, बेशक आपने क्वेश्चंस भी पूरा पढ़ा है, एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया है, लेकिन आपने ये पढ़ा है कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, पर आपको फॉर्मूला अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मे भी हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ तो अब सब कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आपको पता भी है कि एसिडिक अम्ल सिरके में कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी तो सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इस केस में क्या होता है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इसलिए फॉर्मूला जरूरी हो गया है, क्योंकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है तो फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा कि सिरके में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। तो हमने अभी कार्बनिक अम्ल, दो कार्बनिक अम्लों के बारे में पढ़ा, एक हमने पढ़ा फार्मिक अम्ल और दूसरा पढ़ा एसिडिक अम्ल। इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे कि और भी कार्बनिक अम्ल यूज किए जाते हैं, कार्बोनिक एसिड यूज किए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिल्क में, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ रखा है। ऑरेंज में, या जो आपका लेमन होता है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, और आपका आंवला होता है, आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं कि किस फ्रूट्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैं उसका आपको एक चार्ट बनाता हूँ, उसका डिवाइडेशंस कराता हूँ कि किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, फिर बताऊँगा लर्न करने का तरीका कैसा होता है जनरली। ठीक है, तो हम पहला पढ़ते हैं मैलिक एसिड। मैलिक अम्ल। दूसरा है लैक्टिक अम्ल। तीसरा टार्ट्रिक अम्ल। तो ये जो मैंने यहाँ पर एसिड्स लिखे हैं, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, इससे क्वेश्चन जनरली पूछा क्या जाता है कि आपका इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपसे पूछ लेगा कि इमली में कौन सा पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है। तो इस चीज़ को हम, ये जो एसिड्स मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं आपके यहाँ पर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। से हमने इनऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ा था, ये जो मैलिक एसिड, लैक्टिक, टार्ट्रिक, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। इनके स्ट्रक्चर थोड़ी डिफिकल्ट है और एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, इस वजह से स्ट्रक्चर्स नहीं लिखा है। सभी में क्या है, COH आपका पाया जाता है। यानी कि सारे के सारे जो एसिड्स लिखे हैं, ये फोर्थ एसिड, मैलिक, टार्ट्रिक, लैक्टिक, सिट्रिक, ये क्या है आपके कार्बोक्सिलिक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो जनरली क्या होता है, मैलिक एसिड्स, हमने कहा कि मैलिक एसिड्स में किस में पाया जाता है, क्वेश्चंस मिल जाता है एग्जाम में, तो ये एप्पल या सेब में पाया जाता है आपका। दूसरा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, वो दूध और दही में पाया जाता है। जो दूध में और दही, जो दूध से दही बनता है, जो खट्टापन आता है, दूसरा अम्ल का जो खट्टापन आता है वो इस अम्ल की वजह से ही आता है। तीसरा क्या है, जो टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में, अंगूर में पाया जाता है, ग्रेप्स में। और ये जो सिट्रिक अम्ल है वो आपका नींबू और संतरा में पाया जाता है। एक यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे लर्न करने का तरीका कैसे याद रखें कि कैसे लर्न किया जाता है। तो जैसे मैलिक एसिड होता है, आपने एप्पल देखा होगा, एप्पल को हम काट देते हैं और काटने के बाद कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो वो एक गंदा सा मालूम पड़ता होता है, मैला जैसा मालूम पड़ता है कि इस पर कुछ डस्ट लग गई है, कुछ हो गया है। तो वो उसी से, जैसे क्या है, सेब काटने के बाद, रखने के बाद क्या होता है, गंदा टाइप से दिखने लगता है, तो हम इसको मैला जनरली जो रूरल लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है, गंदे को हम क्या बोलते हैं, मैला बोलते हैं। तो वहाँ से इस गंदे की यहाँ से आता है मैलिक एसिड। इसमें हम लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं। लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, दूध और दही में पाया जाता है। दूसरा, ये जनरली आपको याद रहेगा, इसमें सभी को पता रहता है कि लैक्टिक अम्ल होता है। एक इसमें बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बनता है तो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, एंजाइम्स की एक प्रक्रिया होती है, एक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से दूध क्या है, दही में कन्वर्ट होने लगता है। उस एंजाइम्स को हम बोलते हैं लैक्टोबैक्टीलस। यानी कि लैक्टोबैक्टीलस एंजाइम्स की वजह से, लैक्टोबैक्टीलस
बैक्टीलस पूछ सकता है एग्जाम में कि जो दूध का दही में जो दूध दही में बदलता है तो किस एंजाइम्स की वजह से बदलता है। तो वो क्या होता है, जो एंजाइम्स होता है वो लैक्टोबैक्टीलस एंजाइम कहलाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। टार्ट्रिक अम्ल की बात करते हैं, इमली और अंगूर। तो जैसे जनरली हम जो टार्ट्रिक अम्ल आता है, टार्ट्रिक आर्टिफिशियल्स भी मिलता है, ये मार्केट में आपको टार्ट्रिक नाम से कंपाउंड्स मिलता है, उसका फंक्शन भी वही होता है जो इमली का होता है। और ये जनरली कहाँ, जो गोलगप्पे की दुकान होती है ना, उसमें यूज किया जाता है इसका, कि गोलगप्पे को जो हम पानी बनाते हैं गोलगप्पे का, पानी पूरी वाला, तो उस पानी को खट्टा करने के लिए अब इमली महंगा आ रहा है, अंगूर तो उससे भी ज़्यादा महंगा आ रहा है, तो क्या होता है वहाँ डायरेक्टली इसमें तो कुछ ना कुछ परसेंटेज एसिड का पाया जाता है। और टार्ट्रिक एसिड जो मार्केट में मिलता है वो तो ऑलरेडी टार्ट्रिक है, तो हम जनरली वो टार्ट्री जो बोला जाता है वो यूज कर लिया जाता है इसमें। तो ये वहाँ से याद रखोगे कि टार्ट्रिक अम्ल जो खट्टे के लिए जनरली, जैसे नींबू है ये भी खट्टा ही होता है, लेकिन यहाँ आपका टार्ट्रिक अम्ल नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली जो आता है टार्ट्रिक अम्ल में, जो हम टार्ट्री वर्ड यूज किया जाता है, जो जनरली मार्केट में मिलता है गोलगप्पे की दुकान पे, आप खट्टा करने के लिए उसमें इमली ना डाल के वो क्या करते हैं, इमली महंगा पड़ता है तो वो टार्ट्रिक एसिड डाल देते हैं डायरेक्टली। ठीक, नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक अम्ल आपका नींबू और संतरे में पाया जाता है। नींबू और संतरे, इसको लर्न करने का तरीका क्या है, सिट्रिक में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, संतरे में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो 100 दोनों से सिट्रिक से संतरा, और जो लेमन होता है वो किसकी तरह होता है, संतरे की तरह होता है। तो हम यहाँ पर इसको भी लर्न कर सकते हैं कि सिट्रिक अम्ल क्या आता है, नींबू और संतरे में पाया जाता है। बस सिट्रिक से याद रखो कि संतरा, तो संतरे में ऐसा आ रहा है तो सिट्रिक में भी ऐसा आ रहा है, तो संतरा हो गया। अब संतरा नींबू जैसा दिखता है या नींबू संतरे जैसा दिखता है, बात एक ही है, तो हम कहेंगे कि नींबू और संतरे में क्या जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। आंवला, ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है कि हम विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है, जैसे विटामिन से, अगर विटामिन से आप चैप्टर जो है उसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें बता देंगे कि विटामिन का स्रोत क्या है, कहाँ से क्या होता है, लेकिन जनरली ये एसिड में भी आता है, क्योंकि जो आंवला जो होता है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन सी जो आपको मिलेगी वो आंवला से ज़्यादा किसी में भी विटामिन नहीं पाया जाता है। तो ये जो आंवला होता है इसमें एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम एसिड पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आंवला में एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक अम्ल। इसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, विटामिन सी। ये जो एस्कार्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम पूछा भी जाता है, जो विटामिन हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे भी क्या होता है। तो इसका एस्कार्बिक अम्ल और इस आंवला में सबसे ज़्यादा बताता है। इसका यूज क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल का, जो त्वचा होती है हमारी, जो सर्दियों में रफ हो जाती है, जो फटने लगती है, जो लगता है, तो उस त्वचा को रफ ना होने से बचाने के लिए क्या होता है, आंवला यूज किया जाता है। जो विटामिन, जो रफ जो त्वचा होती है वो विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाती है। तो इस विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाती है। तो विटामिन सी आप जितना अधिक मात्रा में लोगे उतना आपके जो फेस पे ग्लो आएगा और चमकेगा फेस। आपका फेस नहीं, पूरी बॉडी चमकती है, जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं बॉडी में, वो ये सब विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो आप जितना ज़्यादा विटामिन सी, मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, हरी मिर्च आप लेते हो, लेकिन जो प्रमुख जो स्रोत है, अधिक से अधिक आपको विटामिन सी चाहिए, तो वो आपको आंवला से मिलता है। ठीक है। आज मैंने आपको एसिड और बेस के बारे में बताया जनरली। तो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बताया कि जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जो मैंने बताया आपको एसिड्स के बारे में, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और उनको मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया आपसे। ऐसे ही मैं आपको डेली इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा। जिस टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा उस टॉपिक्स में जो एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसी बेस पे मैं आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस कराता रहूँगा। और जो एसिड जो बेस हमने स्टार्ट किया है, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो हम वहाँ पर एक पीएच स्केल आता है, पीएच स्केल आता है कि पीएच स्केल होता क्या है, तो उसके बारे में बताऊंगा। कुछ एसिड्स बचे हैं उसके बारे में बताऊंगा, और पीएच स्केल में कैसे हम एसिड्स को डिसाइड करेंगे कि इसको हम एसिड कहेंगे, किसको हम बेस कहेंगे। तो पीएच स्केल से, क्योंकि यहाँ पर हम तो एसिड से हमने नेम से पढ़ा है, वहाँ कुछ वैल्यूज दे रखी होती है, उन वैल्यूज से हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि कौन सा एसिड होता है और कौन सा बेस होता है। तो इसी क्रम में हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और आपका जो एनटीपीसी का जो एग्जाम है
वो दिसंबर लास्ट से स्टार्ट है और मार्च तक चलेगा। तो आपका जो सिलेबस है वो इंक्लूड कर दूंगा मैं आपको दिसंबर से पहले। और जो भी मेन एग्जाम्स में आते हैं सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आ रखे हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।